गुड इवनिंग प्रिय। गुड इवनिंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग का ये जो रिटायरमेंट है उसका दो क्वेश्चन बाकी था, एक तो इलास्ट्रेशन 9 और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। ये दोनों हमें करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट करके फिर डेट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इलास्ट्रेशन 9 देखो इसमें क्या बोला है। A, B and C are in partnership sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. The balance sheet of the firm as on 31st December 2021 as follows. देखो बैलेंस शीट क्या बोला है, बोला है कि इसमें कैपिटल है, बैंक लोन है, ट्रेड पेबल, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, बैंक। अच्छा, अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहाँ दिख रहा है? बैलेंस शीट में एसेट साइड में, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड से बना है? मेथड 1, 2 या 3, मतलब एज एन एक्सपेंस, एज एन एसेट, हाँ 2 एज एन एसेट से बना है, ठीक है। एसेट से बना है, एसेट या रिजर्व वाला भी नहीं है, क्योंकि रिजर्व वाला होता है तो उधर रिजर्व भी दिखेगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर एसिड से दिखा है, अब आगे पढ़ के देखते हैं क्या बोला है। देखो, ऑन 1/1/2022 A want to retire, B and C agreed to continue at 2:1. Joint life policy was taken on 1/1/2017 for 1 lakh। ये कौन सा वैल्यू है? ऑलवेज किसमें दिखेगा? सरेंडर वैल्यू। लेकिन ये पॉलिसी कितने का था? 1 लाख का। वो तो बोलो पूरा करते तब ना 1 लाख मिलता। अब ए बीच में रिटायर कर रहा है, तो अभी कब रिटायर कर रहा है? देखो 1/22, और ये बैलेंस शीट कब का है? देखो जस्ट उसी टाइम का होगा। देखो 31 दिसंबर 2021, मतलब जस्ट बैलेंस शीट बना उसके बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे रिटायर करना है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा सरेंडर वैल्यू मिलेगा इन लोगों को? फिर ये वाला मिलेगा, ठीक है। अब बोला है देखो कि लेकिन इसका वैल्यू कितना हुआ है? 25,000। अब बता सकते हो ऐसा क्यों? बोलो, ऐसा क्यों बोल रहा है कि 20,000 तो दिख रहा है लेकिन 25,000 जो है ये वैल्यू हुआ है, ऐसा क्यों बोल रहा है? बोलो, कुछ भी आइडिया नहीं? ये हो तो ये हो, एसेट का वैल्यू क्या हुआ है? बोलो, मैंने हिंट्स तो दे दिया। एसेट का वैल्यू रिवैल्यूशन, ठीक है। कितना हुआ है? 20,000 था, इन्होंने कितना यहाँ पर सरेंडर वैल्यू कितना रिवैल्यू करके किया गया है, मतलब ये रिवैल्यूशन की तरह ट्रीट होगा। फॉर द पर्पस ऑफ एज रिटायरमेंट, गुडविल को कितना रेज किया गया है? देखो गुडविल को क्या किया गया है? रेज 1 लाख। Sundry fixed asset was revalued for 1,10,000. Also, they agreed to bring necessary cash to discharge 50% of the A's claim to make the bank balance 25,000. अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं ए को जो भी मिलेगा उसमें 50% पे करेंगे, तो बाकी 50% लोन। और बोल रहा है कि बैंक बैलेंस कितना बनाना है, तो कितना पैसा लाना पड़ेगा? 50, ठीक है। एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट, तो कैपिटल प्रोपोर्शनेट का मतलब कैपिटल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अच्छा, इसमें ना एक लाइन मिसिंग है, ठीक है। एक लाइन मिसिंग है, जिस हिसाब से ये क्वेश्चन बना हुआ, एक लाइन ये मिसिंग है कि ऑल एसेट्स वैल्यू जो है वो एसेट एंड लाइबिलिटीज का वैल्यू जो है वो अनऑल्टर्ड रहेगा। मतलब कौन सा रिवैल्यूशन होगा? मेमोरेंडम। वो यहाँ मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन जो है यहाँ मिसिंग हो गया है, वो एड ऑन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है हमें प्रिपेयर करने, क्या बोला है देखो। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट इन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्ट, ठीक है। बस जर्नल एंट्री करने बोला है, ठीक है। चलो जर्नल एंट्री करके देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा बोलो तो? वर्किंग नोट ही बनेगा सारा का सारा, एक्सेप्ट जर्नल एंट्री। तो हम लोग क्या बनाएंगे वर्किंग नोट में? क्या क्या बनेगा? गेनिंग रेशियो चेक करेंगे, गुडविल का शेयर जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ए को जो पे करेंगे वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं, देखो ये वाला कर रहे हैं हम लोग, इलास्ट्रेशन 9, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम वर्किंग नोट 1 बना लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ
गेनिंग रेशियो, ए बी सी, ओल्ड ओल्ड है, यहाँ बोला था क्या, हाँ 532, 532 मतलब 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है। और न्यू में कौन बचेगा, ए का रिटायरमेंट हो रहा है तो बाकी दोनों बच रहे हैं, और इनका रेशियो देखते हैं कितना बोला, 2:1, मतलब 2/3 और 1/3, ठीक है। अब निकालो डिफरेंसेस, देखो गेनिंग है कि सैक्रिफाइसिंग, तो ए का क्या है, ए का तो सैक्रिफाइस है, 5/10 क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस। अच्छा बी का गेन हो रहा है, 11/30 माइनस आ रहा है, ठीक है, तो गेन हो गया। और 2/10 माइनस 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 माइनस 10 माइनस 4/30, तो इसका भी क्या हो गया है, गेन। तो गेनिंग रेशियो कितना आएगा, हाँ गेनिंग रेशियो 11:4। अच्छा अब हमें देखना पड़ेगा कि गुडविल का शेयर। अच्छा मुझे एक चीज बोलो कि यहाँ पर नेक्स्ट ना और एक वर्किंग नोट बनाते हैं, दिखाते हैं कैसे करके होगा, कैलकुलेशन ऑफ एज शेयर, कैलकुलेशन ऑफ एज शेयर ऑन हिज रिटायरमेंट, ऑन हिज रिटायरमेंट। हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि ए के रिटायरमेंट में ए का शेयर क्या होगा। तो ए को क्या क्या मिलेगा, कैपिटल नहीं काउंट करके बाकी चीज बताओ, ठीक है, कैपिटल को अभी नहीं कर रहे काउंट इसके अंदर। मुझे ये बताओ कि ए को क्या क्या मिलना चाहिए, गुडविल का शेयर मिलेगा और रिवैल्यूएशन का जो है वो मिलेगा, ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वो भी मिलेगा, ठीक है। तो दो चीज रिवैल्यूएशन हो रहा है, एक तो हमारा फिक्स्ड एसेट कहाँ गया है, ये रहा, 1,10,000 हो जाएगा, कितना था 80,000, तो कितना इंक्रीज हुआ, तो 30,000, ठीक है। तो पहले ऐसे करके लिखेंगे, देखो इसको ना ऐसे हम लोग स्टेटमेंट में ही बना लेंगे, पहले लिखेंगे, अब रिवैल्यूएशन में फिर क्या हुआ, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट तो लिखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो ऐसे लिखो 1,10,000 का रिवैल्यूएशन कर दिया गया और पहले से एसेट का वैल्यू था 80,000, ठीक है। तो 30,000, अभी हम टोटल लिख रहे हैं, फिर इसमें ए का शेयर कैसे निकालेंगे ये बता रहे हैं। अब ये 30,000 क्या सिर्फ ए का होगा, नहीं सभी का होगा। अच्छा और एक रिवैल्यूएशन था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन जेल, ठीक है, 25,000 हो गया है, जो कि 20,000 बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा था, तो कितना हो गया 5,000। क्या इसमें सिर्फ जो है ए का हक है, नहीं सभी का है। और गुडविल मिलेगा, अच्छा तो क्योंकि मैंने यहाँ टोटल टोटल शेयर लिखा है, तो गुडविल को भी मुझे कितना लिखना चाहिए टोटल में, तो गुडविल टोटल कितना था, देखो 1,00,000, इसमें से एक को उसका शेयर मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे गुडविल, जस्ट उसके नीचे लिख दो 1,00,000, और सारे जो भी हम लोगों ने आइटम लिखे हैं उसका टोटल लगाओ कितना होता है, देखो 1,00,000 और 30 और 5 कितना हो जाएगा, 1,35,000, ठीक है। अब इसमें ए का शेयर निकालो, निकालो इसमें ए शेयर, बोलो कितना होगा, 1,35,000 इंटू उसका शेयर जो था 5/10, ए का शेयर, अब देख लो कितना हो रहा है, 67,500. 67,500। अच्छा अब ये अमाउंट कौन कंपेंसेट करेगा, बी और सी, ठीक है। तो कितने कितने में करेगा, गेनिंग रेशियो में, 11/5, 15 और 4/15, देखो कितना आता है,
49,500 না 1 লাখ তো হবে না 67,500 1 লাখ তো হবে না অ্যামাউন্ট তো অতটা নেই কিছু ভুল এই করেছে 18,000 ठीक है 49,500 और 18,000 ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा इसके बाद क्या करोगे बोलो देखो हम लोग का ए का शेयर तो निकल गया अब यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री पास करना है कैपिटल चलो एक कैपिटल अकाउंट बना के दिखा देते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए कैसे हो रहा है यहाँ पर एक कैपिटल अकाउंट बना लो वर्किंग नोट के लिए अपने समझने के लिए ये वाला कैपिटल अकाउंट ताकि एंट्री भी करने में आसानी ए बी सी सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 50 40 30 अच्छा अब जो कंपेंसेशन जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा अच्छा बी और सी कंपेंसेट करेगा तो बी सी का कैपिटल क्या होगा डेबिट ठीक है और ए का कैपिटल क्या होगा क्रेडिट तो एंट्री क्या होगा बी कैपिटल डेबिट सी कैपिटल डेबिट टू तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टू एज कैपिटल और इधर क्या लिखोगे बाय बी कैपिटल बाय सी कैपिटल ठीक है अच्छा बीस कैपिटल बोल के ए के कॉलम में जाएगा सी कैपिटल बोल के भी ए के कॉलम में जाएगा तो बी वाला अमाउंट है 49,500 सी वाला अमाउंट है 18,000 ठीक है अच्छा इधर भी कितना आएगा बी के कॉलम में वही 49,500 और सी के कॉलम में 18,000 ठीक है अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे अब सबसे पहले ये और कुछ नहीं जाएगा क्योंकि मैंने सारी चीजों को टोटल किया लेकिन तुम लोगों ने पूछा नहीं कि ऐसे करके कैसे होता है हम बता देंगे ठीक है ये वाला देखो ऐसे तो समझ में आ रहा है लेकिन नॉर्मली ऐसे तो कभी किए नहीं ठीक है तो उसको अगर अकाउंट बना के करोगे तो भी सेम इम्पैक्ट आएगा हम दिखा देते हैं अच्छा अब यहाँ पर ये समझ में आ गया इतना इतना शेयर हो गया अब सबसे पहले किसका अकाउंट क्लोज करेंगे ए का ए को 50% पे करेंगे और 50% उसका क्या बना देंगे लोन बना देंगे तो ए को कितना देना है पहले चेक करो 50 49 और 18 टोटल लगाओ कितना होता है $1,17,500 उसमें से 50% पे करेंगे 50% नहीं करेंगे ऐसा क्वेश्चन ने बताया था तो जो पे करेंगे उसको क्या लिखना है टू कैश या बैंक देखते क्या लेजर है बैंक का लेजर है तो लिखो टू बैंक बोल के 50% ठीक है और टू एज लोन बोल के 50% अब तुम लोग देखो 50% पे कितना बनता है 58,750 58,750 1,17,500 ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि ए बचे हुए पार्टनर कैपिटल को कैसे करेंगे प्रोपोर्शनेट करेंगे तो प्रोपोर्शनेट तो हम लोग कर लेंगे क्योंकि हम लोग को पता है कि रेशियो क्या है लेकिन कैपिटल पता करना पड़ेगा मतलब कितना कैपिटल है उसको तो प्रोपोर्शनेट करना है वो पता करना पड़ेगा तब जाके कैश का बैलेंस भी निकाल सकते हैं कि उतना कैपिटल बनाने के लिए हमें कितना पैसा विथड्रॉल मतलब बीसी को विथड्रॉल करना है कि डिपोजिट करना है ठीक है तो उसके लिए क्या बनाओगे कैपिटल चाहिए हमें तो बैलेंस शीट बना सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर लिखो वर्किंग नोट नंबर तो ये हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट बना सकते हो देखो एक अगर हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा ठीक है अगर बैलेंस शीट बनाते हैं क्योंकि मैंने बोला कि क्वेश्चन में एक पॉइंट ऐड नहीं था क्या ऐड नहीं था कि अनऑल्टर्ड रहेगा अगर अनऑल्टर्ड ही रहेगा तो सन्ड्री फिक्स्ड एसेट कितना दिखेगा 80 इन्वेंट्री कितना दिखेगा वो तो वैसे भी चेंज नहीं था 50 ट्रेड रिसीवेबल वो भी चेंज नहीं था 30 ठीक है और जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना दिखेगा 20 और बैंक अकाउंट कितना दिखेगा
बैंक में चेंजेस होगा, बैंक में चेंजेस होता है ना, क्योंकि उसको 25 करने बोला था, तो बैंक कितना दिखेगा, अगर नया बैलेंस शीट क्वेश्चन में बनाने के लिए बोलेगा तो सिर्फ बैंक में चेंज होगा, ठीक है। तो लिखो सन्ड्री फिक्स्ड एसेट 1 लाख नहीं 80,000। अच्छा, उसके बाद आ रहा है इन्वेंट्रीज 50,000, इन्वेंट्री 50,000, ट्रेड रिसीवेबल 30,000, लिखो ट्रेड रिसीवेबल 30,000, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 20,000, लिखो जेएलपी 20,000। ये सब अनऑल्टर्ड रहेगा, सिर्फ बैंक बैलेंस चेंज होता है अगर बोला जाए तो। बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा 25, 10 प्लस 15 ये हो जाएगा 25। अब टोटल करके बताओ कितना होगा। सिंपल देखो, ये हम लोग का 1,90,000 था, इसमें कितना ऐड हो जाएगा 50, बाकी तो सब एज इट इज है। हाँ 2,05,000, ठीक है। अच्छा, अब इधर क्या लिखेंगे, इधर लाइबिलिटी लिखेंगे, ठीक है। लाइबिलिटी में क्या लिखोगे, कैपिटल तो हम लोग बैलेंस करके निकालेंगे। बैंक लोन 40,000 जैसा है वैसा लिखो, बैंक लोन 40,000। और एक कुछ बोल रखा है ट्रेड पेबल 30,000, और एक चीज आएगा, बोलो क्या है? हाँ, ट्रेड पेबल 30,000 और एज लोन आएगा, एज लोन जो अभी निकाले हो वहां पर 58,750। लेकिन इधर का भी टोटल हमें पता है कितना होना चाहिए 2,05,000, तो बैलेंस करके आ जाएगा कैपिटल कितना हो रहा है। कैपिटल निकालो, बैलेंस करके कितना आएगा 76,250 टोटल आ रहा है, ठीक है। इसमें शेयरिंग किसका रहेगा, बीसी का, जो रिटायर नहीं कर रहे तो कितने में रहेगा, बोला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लो कितना था, यहाँ पर लिखा था तुम लोगों ने 2/3 और 1/3, तो निकालो 2/3 और 1/3 में कितना होगा। $50,833 और 25,470। ये चीज हम लोगों ने और एक क्वेश्चन में भी किया था, जिसमें ये हमें सोल्यूशन का पार्ट दिया था, सेम वैसे करके हम लोगों ने निकाला था। यहाँ पर भी मैंने वैसे ही कर दिया, ठीक है, कि अनऑल्टर्ड वाला पॉइंट हट गया है, ठीक है। वो अनऑल्टर्ड वाला पॉइंट उसमें ऐड होगा तभी जाके ये क्वेश्चन बनता है। तो फिर यहाँ पर सन्ड्री फिक्स्ड एसेट जैसा था, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, जेएलपी, सिर्फ बैंक का चेंजेस लिख दिया। बाकी सारी चीजों को लिखने के बाद कैपिटल आया 76,250। अब ये कैपिटल को तुम लोग कहाँ लिखोगे, टू बैलेंस सीडी बोल के कहाँ लिखोगे, कैपिटल अकाउंट में लिखो, टू बैलेंस सीडी बोल के जो आया, टू बैलेंस सीडी। बी के कॉलम में 58,33 और सी के कॉलम में 25,470, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, इसके बाद तुम लोग को देखना है कि बी का कैपिटल कितना हो रहा है, इनको कितना रखना है। तो देखो, बी का कैपिटल 40,000 इधर क्या है पॉजिटिव, लेकिन इधर कितना नेगेटिव 49,500, मतलब नेगेटिव कितना हो रहा है 9,500। उनको लाना कितना है, मतलब उनको कैपिटल रखना कितना है 50,833, तो उनको कितना लाना पड़ेगा, सिंपल बात 50,833 तो लाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ कितना और लाना पड़ेगा 9,500, तब तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव होगा, मतलब कैश कितना लाना पड़ेगा 333, ठीक है। तो इधर बाई क्या लिखोगे, कैश, बैलेंसिंग फिगर, कैश नहीं बैंक लिख दो, हमारा बैंक लेजर है 60,000 60,333। यहाँ पर टोटल हो जाएगा 1,00,00333। तो फिर इनका भी देखो 30,000 इनका पॉजिटिव है,
18,000 इनको पे करना पड़ेगा ए को कंपेंसेट करने के लिए, तो इनके पास बचेगा कितना? 30 माइनस 18, हाँ 12,000, लेकिन इनको रखना कितना है? तो फिर लाना पड़ेगा इनका भी, तो फिर माइनस करके देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। 25,417 माइनस 12, 13,470। 13,417, अब टोटल लगाओ कितना हो रहा है? 43,470, 43,470, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मुझे सिर्फ ये वाला बताना है। मुझे लगता है वर्किंग नोट नंबर 1 में कुछ नया नहीं था, वर्किंग नोट नंबर 2 भी नया नहीं है। करने का तरीका मैंने अलग बताया, बताते हैं वो भी क्यों। कैपिटल अकाउंट तो नॉर्मल जैसे पोस्ट करके करते हो, बैलेंस शीट भी अनऑल्टर्ड रहेगा, तो उस हिसाब से जैसा बनेगा हम लोगों ने बना लिया। अब इस पे जो है हम लोग को क्या करना है, अभी तक सोल्यूशन किया नहीं हम लोगों ने, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जर्नल एंट्री। तो चलो जर्नल एंट्री करके देखो। अच्छा, सबसे पहला एंट्री क्या हो जाएगा? वही शेयर वाला, ठीक है, जो पोस्ट किए थे। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अमाउंट देखो कितना कितना था, 49,500, 18, 67,500। इसमें लिखो, क्योंकि सारे अमाउंट इसमें इंक्लूडेड है, तो ऐसे लिखो, being share of profit 67,500 including goodwill due to A, due to A, borne by B and C in gaining ratio of 11:4, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब कौन सा प्रॉफिट बोलो, तो इसमें कौन सा प्रॉफिट इंक्लूडेड है? रिवैल्यूएशन। चाहो तो इसके आगे रिवैल्यूएशन वर्ड ऐड कर दो, भूल गए अगर तुम लोग के पास जगह है, या फिर एरो देके कर दो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का शेयर, उसके साथ साथ हम लोग का गुडविल का अमाउंट भी इंक्लूडेड है, जो कि देना है ए को, और कंपेंसेट कौन कर रहा है? बी और सी गेनिंग रेशियो में। जो हम लोगों ने किया वही लिख दिया। अब और क्या एंट्री लिखोगे बोलो, फाइनली सोल्यूशन में और क्या एंट्री लिखोगे? कैपिटल का एंट्री सारा लिखने बोला है, तो कैपिटल अकाउंट से देखने से ही पता चला, बाई बैलेंस बीडी तो होगा नहीं। उसके बाद हाँ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन टू बैंक, एक साथ भी लिख सकते हो, टू एज लोन टू बैंक, ठीक है। तो टोटल कितना था? ए का ड्यू कितना हुआ था? 1,17,500 हुआ था। उसका तुम लोगों ने 50-50% किया था, तो लोन आया था 58,750, टू बैंक आया था 58,750, ठीक है। इसमें लिखेंगे बी सेटलमेंट ऑफ एज क्लेम, सेटलमेंट ऑफ एज क्लेम बाय 50% पेमेंट एंड बैलेंस ट्रांसफर टू एज लोन अकाउंट। जो हुआ है वही हम लोगों ने लिख दिया। और एक एंट्री होगा, बता सकते हो बस, और एक ही एंट्री होगा, और तो कुछ होगा नहीं। हाँ, वही जो कैश लाया और जो डिपॉजिट, वो वाला लिखोगे। तो ये देख देख के ही लिखना है तुम लोग को। बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल लिख दो, देख देख के। बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। अच्छा, अमाउंट देख लो कितना था।
60,333 बी वाला था और सी है 13,417। $75,750। अच्छा, 73,750। बस कैपिटल रिलेटेड यही एंट्री होगा, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में हम लोगों ने जो वर्किंग नोट 2 किया उसका लॉजिक बताते क्यों ऐसा किया। क्योंकि रिटायरमेंट में अगर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है तो कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए वो लिखवा देते, फिर समझा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का वैसे कंप्लीट हो गया। अब तुम लोग लिखो नोट नीचे, इस क्वेश्चन के लिए नहीं, कोई भी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा। नोट में लिखो, इफ देयर इज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, जो कि इस क्वेश्चन में है, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, in retirement then following steps are followed. Step 1, revaluation done in वर्किंग नोट। नॉर्मली ये वर्किंग नोट में ही बनेगा, अगर रिटायरमेंट में होता है। हम लोग को नॉर्मली रिटायरमेंट के केस में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना के देने नहीं बोलेगा, बोलेंगे लॉजिक क्या है। फिर लिखो जनरल रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट also add with step 1. Step 3, net profit or loss which will be get जो भी मिलेगा नेट प्रॉफिट या लॉस, उसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, वी पास जर्नल एंट्री। क्या पास करेंगे जर्नल एंट्री में? इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और अगर लॉस हुआ, इन केस ऑफ लॉस, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझाते हैं। देखो नॉर्मली मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा था बोलो तो, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में 2 बार हम लोग रिवैल्यूएशन करते थे। ठीक है, अगर याद है तो एक बार हम लोगों ने एडमिशन में किया था, एक बार किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें बना हुआ प्रॉफिट या लॉस जो भी आए वो किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और दोबारा जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑल पार्टनर। ठीक है, जो एडमिशन ले लिया वो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या है, वहां पर 2 से 3 हो रहा था।
ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 से 2 हो रहा है और नया तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन हम लोग 2 बार नहीं करेंगे, ठीक है। मेमोरेंडम बोलेगा भी तो उसका कितना बार इम्पैक्ट होगा, एक ही बार इम्पैक्ट होगा रिटायरमेंट में, ठीक है। इसीलिए देखो, अगर इस क्वेश्चन का ऐसे ना करके अगर ये रिवैल्यूएशन को तुम लोग यहाँ पर दिखाते, मेमो रिवैल्यूएशन, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दोनों ही बड़ा है तो ऐसे होता है कितना, और यहाँ पर कितना हो जाता, 5000, तो ये कितना हो जाता, 35,000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, ठीक है, 2A 2B 2C बोल के, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो डिवाइडेड बाय 10 करने से कितना, 3500, 3500 इंटू 532, 17,500 ए। अच्छा, उसके बाद ठीक है। तो इसका मतलब ए का, हमें तो ए का शेयर चाहिए, तो ए को कितना मिलेगा, 17,500। और गुडविल जो है, ये देखो 1 लाख का गुडविल जो, इसमें ए का शेयर कितना होगा, जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उतना तो उसको मिलेगा, चाहे जो भी कंपेंसेट करे, तो कितना हो जाएगा 50,000। अब तुम लोग ऐड कर लो 50 और 17,500 कितना हो, वही तो मैंने भी करवाया, देखो वही मैंने करवाया, लेकिन इसको वर्किंग नोट बेसिस पे इसीलिए करवाया क्योंकि ये करके फायदा इसीलिए नहीं, क्योंकि इसको 2 बार 3 बार तो मैं करना नहीं है। तो अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली ना बोले कि सोल्यूशन का पार्ट करो, सोल्यूशन बोलेगा तो लेजर दिखाना मैंडेटरी है, तब हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट में सारे शेयरिंग को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने अभी यहाँ पर वही लिखवाया है, देखिए, इफ देयर इज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन इन केस ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, तो हमें क्या क्या स्टेप, सबसे पहले रिवैल्यूएशन को वर्किंग नोट में ही कर लेंगे, अगर हमें अलग से करने नहीं बोला है तो, जो कि नहीं बोलता है। अगर कोई इस क्वेश्चन में नहीं था, मान लो कोई जनरल रिजर्व है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो वो भी तो मिलेगा ए को, जैसे गुडविल नीचे ऐड किया था वैसे ही हम लोग जनरल रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को भी ऐड कर लेंगे जो मिलना चाहिए, ठीक है। और पूरा नेट करके उसको हम लोग कैपिटल में दिखा देंगे, तो हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा। और नेट प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा उसके लिए जर्नल एंट्री पास हो जाएगा। अब वो देखो पास करने से जैसे होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर लॉस हुआ तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग, ठीक है। ये चीज याद रखना है कि हम लोग का मेमोरेंडम में इस समय 2 बार करने का जरूरत नहीं पड़ेगा रिटायरमेंट वाले केस। और अगर करते भी हैं, एक चीज देखो तो मुझे जो लग रहा है एक बार ट्राई करके देखते हैं, जैसे कि आ, हम लोग का यहाँ पर कितना कितना आया था, एडजस्ट करने से आई थिंक उतना ही आ जाएगा। जैसे कि 35,000 आया था, तो 35,000 का एक बार करो 5/10, कितना लिखे थे हम लोग, 500। और बी का कितना लिखे थे, और एक 7,000, ये था 7,000। अच्छा, इसको अगर हम लोग दोबारा करते हैं, जो कि करना तो नहीं होता है, एक बार हम लॉजिक देख रहे हैं, जो करना तो नहीं होता है, अगर हम लोग दोबारा करेंगे तो 35,000 को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2/3 और 1/3, देखो तो कितना होता है, 35,000 का 2/3 पार्ट, और सी का 11,667। अच्छा, इसमें ये प्रॉफिट आया था तो ये क्रेडिट और ये डेबिट, तो 10,500 माइनस 23,333 करो तो, अच्छा, और ये सी का करो 1166, मतलब 7,000 माइनस 11,667, ये डेबिट हो रहा है इन दोनों का, ठीक है। अच्छा, और इसका क्रेडिट हो रहा है 17,500, लेकिन इसमें हम लोगों ने गुडविल का भी ऐड किया है, तो गुडविल का कंपेंसेशन कितना आएगा, गुडविल का कितना आ रहा है, 1 लाख इंटू 5/10 कितना आ रहा है, 50,000। अच्छा, इसको इंडिविजुअली करो, 50,000 को गेनिंग रेशियो में करेगा, मतलब 11/15 और 4/15, देखो कितना होगा,
हाँ बी का, ठीक है, ये भी, ये सी का, तो ये भी डेबिट होगा। अब ऐड करो 36,667 प्लस 12,833, आ गया। सी का निकालो, 13,333 प्लस 4,667, 18,000, यही आया था। देखो मतलब हम लॉजिक ये बता रहे हैं कि अगर हम लोग दो बार नहीं भी करते, अगर तुम लोग करोगे तो टाइम जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन आंसर हमारा सेम आएगा। अगर तुम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करते हो ना, इस क्वेश्चन को घर पे करके देखो, मैंने तो यहाँ पर नॉर्मल कैलकुलेशन करके दिखा दिया। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करोगे तो पहली बार प्रॉफिट आएगा इतना, ठीक है, अभी तो मैंने अकाउंट बना के दिखाया था। और दूसरी बार जब इसी को लिखोगे, ऑपोजिट लिखोगे, ऑपोजिट लिखने से ये जो लॉस होगा ये कितने पार्टनर में बचेगा, बचे हुए दो पार्टनर में, बी और सी में, ठीक है, तो तब उनका क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। मैंने नेट कर दिया, बी का इतना क्रेडिट, बी का इतना डेबिट, तो ओवरऑल क्या आया, डेबिट। फिर क्रेडिट और डेबिट मिला के कितना आ गया, डेबिट, क्योंकि डेबिट अमाउंट ज्यादा था, ठीक है। अब 50,000 जो गुडविल का था, मतलब हम ये नेट निकालना चाह रहे हैं कि गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का क्या हो रहा है। अब 50,000 का देखो, ये दोनों को कंपेंसेट करना है, तो उसमें भी इनका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब ये डेबिट और ये डेबिट ऐड, ये डेबिट और ये डेबिट ऐड, देखो वही आंसर आ गया जो किया। मतलब बात इतना हो रहा है कि रिटायरमेंट के केस में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को अगर दो बार नहीं भी करते हो तो भी तुम लोग का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर तुम लोग को बोले कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का लेजर बनाओ, तब तुम लोग दो बार बना के दिखाना। लेकिन इसको वर्किंग नोट में जब करोगे, दो बार करने का मेहनत जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार से भी वही आंसर आता है, दो बार करने से भी हमारा जो आंसर आए। बात समझ में आ गया। लेकिन अगर हमें बोले कि लेजर में करके दिखाओ, तब दोनों बार करके दिखाओ, नहीं तो नहीं भी करोगे तो भी आंसर सेम आ जाए। क्यों बोलो तो, क्योंकि इसमें कोई एडिशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक पार्टनर चला जा रहा है, इस वजह से नहीं। बस इतना याद रखना है, टाइम बचेगा अगर इसको मेमोरेंडम इस तरीके से दिया, और अगर पूरा करने बोला तब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे ये एमसीक्यू वगैरह हो गया था लास्ट दिन, ये देखो ये वाला क्वेश्चन। आगे चलेगा कि पीछे चलेगा, ये वाला। ऑन 31st March 2022 द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स राम, राहुल एंड रोहित शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो, इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। तो बोलो रेशियो फिर कितना है, हाँ 3:1, ठीक है। ये सबका कैपिटल दे दिया, सन्ड्री क्रेडिटर, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर, कैश एंड बैंक बैलेंस। 31st March राम डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी ऑन। इट वाज एग्रीड टू रीवैल्यू द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑन द फॉलोइंग बेसिस। बोल रहा है कि एसेट लाइबिलिटीज को वैल्यू किया गया है फॉलोइंग बेसिस। तो देखते हैं, देखो क्या बोलो। लैंड एंड बिल्डिंग बोला है अप्रिशिएट बाय 30%, मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय 20, क्लोजिंग स्टॉक का रिवैल्यूएशन प्रोविजंस, ओल्ड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 भी रिटर्न आउट। तो यहां से लेके यहां तक बोलो कहाँ जाना चाहिए, इस रिवैल्यूएशन का पार्ट है, बोला भी है, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर एंड कैश मिल रहा है 60,000। क्या ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हम लोग को बैलेंस शीट में दिखा था कहीं पर भी, देखो नहीं था। तो ये जेएलपी का ट्रीटमेंट क्या होगा बोलो, एज एन एक्सपेंस, ठीक है। तो अगर एक्सपेंस हो रहा है, बोल रहे हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पार्टनर सरेंडर, मतलब क्या हो रहा है, रिटायरमेंट, इसीलिए सरेंडर वैल्यू मिलेगा। कितना पैसा मिल रहा है, 60,000। अब इस पैसे को क्या करना पड़ेगा, अगर एज एन एक्सपेंस है तो इसका ट्रीटमेंट पहले कुछ भी नहीं हुआ होगा, तो पूरा का पूरा 60,000 क्या हो जाएगा, सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। गुडविल ऑफ द फर्म valued 1,80,000 and Ram share of the goodwill be adjusted in the account of Rahul and Rohit who share the future profits equal। सीधा बात है, बोला है कि वो आगे जाके इक्वली शेयर करेंगे, तो फिर इनको कितना कंपेंसेट करेंगे। गुडविल अकाउंट रेज नहीं करना है, पता है एज 26 हमें मना करता है। The total capital of the firm is to be same as before retirement। ये तो अच्छा हुआ, हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। बोले कि रिटायरमेंट के पहले जितना कैपिटल था ना, अभी भी उतना ही होगा। मतलब कितना होगा, यहां से देख के बता, 6 लाख, ठीक है, कितना होगा 6 लाख। लेकिन पहले 3 में बट रहा था, अभी 2 में जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल कैपिटल कैसे होना चाहिए, बोला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी बोला कितना, इक्वली।
तो 1:1 मतलब कितना कितना हो जाएगा, 3 लाख 3 लाख, ठीक है। अमाउंट ड्यू टू राम इज टू बी सेटल्ड एट 50% रिटायरमेंट एंड बैलेंस 50% विथ 1 ईयर, मतलब क्या हो जाएगा, विद इन 1 ईयर, मतलब लोन। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट राहुल रोहित का कैपिटल अकाउंट, अच्छा लोन अकाउंट ऑफ राम और कैश अकाउंट बैलेंस शीट, अच्छा काफी सारा चीज बोला है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बनाओ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखते हैं सबसे पहले क्या रिवैल्यू हुआ है, बोला है मशीन को डेप्रिशिएट किया गया, नहीं उसके पहले लैंड बिल्डिंग एप्रिसिएशन है, तो किधर बैठेगा, बाई साइड, बाई लैंड एंड बिल्डिंग। 20% हम लोग को इंक्रीज करना है, तो बाई साइड में जाएगा ना। अब 20% देख लो कितना था, उस पे 20%। ओ नहीं, मैंने गलत लिख दिया, 30% बोला, 30% बोला है, तो देखो कितना बोला है, 2 लाख, बोलो कितना होगा, 60,000, 60,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो मशीन को डेप्रिशिएट करना है, तो इधर लिखेंगे, डेप्रिशिएट कर 20% से, वैल्यू था 2 लाख 40,000। अच्छा, इसके बाद मशीन के बाद क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख था, बोला है क्लोजिंग स्टॉक 80,000 हो गया है, मतलब कम। तो यहाँ पर लिखेंगे टू क्लोजिंग स्टॉक, कितना लिखेंगे, 20,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इसके बाद देखो बोला है प्रोविजन क्रिएट करना है बैड डेब्ट के लिए, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉस है, तो पीबीडीटी 5% क्रिएट करने बोला है। देखते कितना अमाउंट है डेटर का, 2 लाख, कितना होगा, 10,000। अच्छा, अब एक और पॉइंट बोल रखा है यहाँ पर, ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 भी रिटर्न ऑफ, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट है, क्योंकि अगर मुझे क्रेडिटर को पे नहीं करना पड़ेगा तो मेरे लिए प्रॉफिट है, क्रेडिटर कम हो रहा है, राइट ऑफ होने का मतलब तो कम हो जाना, जैसे वैल्यू राइट ऑफ हो रहा है, एसेट का हुआ तो प्रॉफिट है, लाइबिलिटी का सॉरी एसेट का हुआ तो लॉस है, और लाइबिलिटी का हुआ तो प्रॉफिट है, तो क्रेडिटर कम हो गया बाई क्रेडिटर। और देखो रिवैल्यूएशन का कुछ भी नहीं था, हम लोगों ने 1 से लेके 5 तक पॉइंट रिवैल्यूएशन का देखा था, और ये वाला रिवैल्यूएशन में हम लोग चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, इसको रिवैल्यूएशन मत करो, क्योंकि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका एंट्री क्या होता है, पहले जब इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, इस ट्रांजैक्शन का 2 एंट्री होगा, पहले तो होगा बैंक टू जेएलपी, ठीक है, 60,000 60,000, फिर ये जेएलपी का अमाउंट हम लोग कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट किन में, जो भी नाम था राहुल, राम, राहुल और रोहित, इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि ये एज एन एक्सपेंस था, तो पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो अभी इसको क्लोज करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट ये तो बन गया, इसको क्लोज करके देखो इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, और हम्म, ओ बैलेंस हो गया, अच्छा हुआ नहीं बांटना पड़ेगा, 70,000, हाँ 70,000 दोनों साइड आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, इसके बाद हम लोग को कौन सा अकाउंट बनाने बोला था, देखो रिवैल्यूएशन के बाद बोला कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, तो बनाओ कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम, राहुल और रोहित,
तो सबसे पहले बाई बैलेंस पीडी लिखूंगी, 3 लाख 2 लाख 1 लाख लिखूं। अच्छा, रिवैल्यूएशन का तो कुछ जाएगा नहीं क्योंकि रिवैल्यूएशन बांटना नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या जाना चाहिए, यहाँ कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, अगर होता तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते जैसे कि जनरल रिजर्व वगैरह। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद 1 से 5 नंबर पॉइंट का कोई इम्पैक्ट इस बार नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर, तो जेएलपी का डिस्ट्रीब्यूशन बोलो कैसे एंट्री होगा। पहले तो बैंक टू जेएलपी, वो तो यहाँ नहीं आएगा, बैंक अकाउंट जो बोला है ना वहां आएगा। अच्छा, उसके बाद जेएलपी डिस्ट्रीब्यूट होगा, जेएलपी टू ए टू राम टू राहुल टू रोहित, तो बाई क्या लिख देंगे, जेल। अच्छा, रेशियो है उनका कैपिटल रेशियो जो कि 3:1 आया था, ठीक है, कैपिटल रेशियो बोला था। जेएलपी का अमाउंट है हम लोग का 60,000, तो 6, हाँ 30 20 10, 30 20 और 10,000। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर गुडविल बोला है 1,80,000 जिसमें राम को कंपेंसेट किया जाए। अच्छा, उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तभी पता कर पाएंगे कि गेनिंग रेशियो कितना है, तो बनाओ उसके लिए वर्किंग नोट। अच्छा, बीच में क्या क्या अकाउंट बनाया जाएगा, क्या हम जगह बता दें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बन जाएगा इतने में। उसके बाद हम लोग को बनाना है कैश एंड बैंक अकाउंट, तो बना लो, यहाँ पर लिख लो कैश एंड बैंक, पता चल जाएगा फिर कितना जगह रखना है। कैश एंड बैंक बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इतने में हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद राम का लोन अकाउंट, ये देखो लाइन बाय लाइन काफी सारा चीज बता रखा है। राम का लोन अकाउंट, राम्स लोन अकाउंट, ये लोन अकाउंट तो बड़ा ही छोटा सा होगा क्योंकि राम को कितना पेमेंट करने वाले थे, जो नहीं किए वही लोन बोल के आएगा, और बाई साइड में, टू साइड में लाइबिलिटी बोल के दिखेगा। और बैलेंस शीट बनाना, बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट, ये इतने में बन जाएगा। बस, अब इसके बाद जो है वर्किंग नोट हम लोग बना सकते, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। वन इज टू टू है, राम राहुल रोहित, ठीक है। ओल्ड रेशियो था 3:1, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6, और न्यू रेशियो था हाफ हाफ। ये क्वेश्चन में बताया था कि इक्वली शेयर करेंगे, अब चेक करो डिफरेंसेस कितना। ये 3/6 तो पूरा पूरा सेक्रीफाइस है। अच्छा, ये 2/6 माइनस 1/, तो एलसीएम 6 हो जाएगा, माइनस 1/6, 1/6 माइनस 1/, माइनस 2/6, तो गेनिंग रेशियो 1/6 इज टू 2/6, मतलब 1:2। अच्छा, अब इसका मेन बेनिफिट है गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कौन रिटायर कर रहा है, राम, तो राम शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल कितना, 1,80,000, उसमें राम का शेयर कितना होगा, 3/6, 90,000। अब ये 90,000 कंपेंसेट कौन करेगा, हाँ 1/3 और 2/3 में, एक तो हो जाएगा 30,000, 60,000, ये वाला राहुल और ये वाला रोहित, ठीक है। और इसका एंट्री हम लोग का क्या होगा, हाँ, अब ये पोस्ट कर सकते हैं एंट्री को वहां पर, राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, वहां पर जो कैपिटल अकाउंट है वहां पर अब लिख सकते हो जेएलपी के बाद। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई राहुल बाई रोहित, बाई राहुल बाई
रोहित और उधर हो जाएगा 2 राम। राम के यहाँ पर कितना जाएगा 30,000, राहुल के कॉलम में जाएगा और इधर आ जाएगा 60 और यहाँ पर राम के कॉलम में जाएगा 30 और यहाँ पर 60। अच्छा, इसके बाद और क्या एंट्री होना चाहिए? और तो कुछ नहीं। 8th में बोला है टोटल कैपिटल जो बिफोर रिटायरमेंट था 6 लाख, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा, तो वो तुम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। वर्किंग नोट चाहो तो बना सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। 6 लाख को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1:1 में। किन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? बचे हुए पार्टनर में। हाँ, मतलब 3 लाख और 3 लाख राहुल और रोहित में। ये थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने चेक किया। अब सबसे पहले किसका अकाउंट क्लोज करोगे? सारा चीज तो लिख दिया। हाँ, राहुल का क्लोज करो, सॉरी राम का क्लोज करो। 4,20,000 इनको पे करना है। बोला है 50% पे हो जाएगा, तो कितना होगा? 2,10,000। 2 लोन, राम्स लोन, और 2 कैश एंड बैंक। लेजर का नाम है कैश एंड बैंक। कितना हो रहा है? 2,10,000 करके, दोनों में 2,10,000 ही है। टोटल 4,20,000। अच्छा, और इनका कैपिटल तो हम लोगों ने लिख लिया, लेकिन ये करने के लिए अगर इनके कुछ ड्रॉ या फिर जमा करना पड़ेगा। देखो 2,20,000 से 30 चला गया, तो इनको पैसा लाना पड़ेगा। राहुल का देख लो, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय कैश एंड बैंक 1,10,000। अच्छा, 1,10,000, 3,30,000 टोटल। अच्छा, इनको देखते हैं। 1,10,000 हुआ और 60,000 लेस करना है। 1,10,000 में 60,000 मतलब 50,000 ही बच रहा है। इनको 3 लाख लाना है, तो 2,50,000। तो यहाँ पर हो जाएगा 3,60,000, यहाँ पर भी हो जाएगा 3,60,000। ये बन गया कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग को बनाना है कैश एंड बैंक है। तो कैश बैंक में यहाँ पर जितना भी कैश बैंक का एंट्री है वो करोगे, ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, वो हम दिखा देते हैं। ओपनिंग बैलेंस ये देखो 1 लाख है। कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, वो लिखना पड़ेगा। तो कैश बैंक अकाउंट में जाओ, वहां पर लिखो टू बैलेंस बीडी, क्योंकि एसेट साइड में है। टू बैलेंस बीडी 1 लाख, और बाकी क्रॉस पोस्टिंग करो कैपिटल अकाउंट से। तो देखो ए को पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो सॉरी ए बोल रहे हैं राम, बाई राम्स कैपिटल हो जाएगा। बाई राम्स कैपिटल कितना पे कर रहे हैं? 2,10,000। और ये दोनों जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैश टू कैपिटल होता है, तो कैश टू राहुल्स कैपिटल और टू रोहित्स कैपिटल। कितना हो रहा है? 1 लाख, ये 2,50,000 था। और एक एंट्री होगा, कौन सा होगा बोलो? जेएलपी वाला। अभी दिखाया था ना मैंने, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, तो जेएलपी वो नहीं लिखोगे तो गलत आंसर आ जाए। 60,000 रिसीव हुआ और वही डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जेएलपी यहाँ पर आ जाएगा। बस अब इसको क्लोज कर सकते हैं। 1,1,2,2,4 4 और 60 60 60 1,20,000 मतलब 5,20,000 बाई बैलेंस शीट। 3,10,000 कैश एंड बैंक बैलेंस आ गया, बचा हुआ 3,10,000। अब लोन अकाउंट तो छोटा सा बनेगा, लोन में ट्रांसफर करो क्रॉस पोस्टिंग। लोन अकाउंट क्या होता है? कैपिटल टू लोन, तो बाई क्या लिखोगे?
राम्स कैपिटल कितना 2,10,000 और क्लोज कैसे करोगे? इधर क्लोज करना पड़ेगा। टू बैलेंस सीडी लाइबिलिटी है, टू बैलेंस सीडी बोल के क्लोज होगा 2,10,000। यहाँ तो और कुछ आएगा नहीं, पेमेंट तो नहीं होगा, ये लोन अकाउंट में तो नहीं आएगा, पेमेंट तो कैश अकाउंट में। नहीं, नेक्स्ट ईयर का पेमेंट तो हमें यहाँ पर दिखाना नहीं, जब पेमेंट करेंगे तब दिखाएंगे, क्योंकि इस साल के लिए तो लोन हो गए। वो तब दिखाते हैं जब बहुत सारा अकाउंट होता है ना, मतलब समझ गए क्या बोल रहे हो, वो जो लोन का इंटरेस्ट बोल देता है कि हर बार इतना करके ड्यू होगा, तो फिर वो दिखाया जाता है कि इतना उस पे इतना इंटरेस्ट होगा, फिर इतना बचेगा, फिर इतना होगा, इस तरीके से तब वो बड़ा सा अकाउंट बनता है। और बैलेंस शीट यहाँ पर बनाओ, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग, इसका रिवैल्यूएशन है 2,00,000 था, इसमें अप्रिशिएशन हुआ था, देख लो कितना 60,000, मतलब 2,60,000। अच्छा, इसके बाद मशीन, इसमें डेप्रिशिएशन लगा था, लेस डेप्रिशिएशन, इसका कितना था 40,000। फिर कितना आया 1,60,000। मशीन के बाद हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक, ये भी कम हो गया, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 80,000। 1,00,000 था, 20,000 हम लोगों ने कम किया, क्योंकि बोला था वैल्यू को 80,000 पे लेके जाओ। डेटर, उसके बाद डेटर में भी पीबीडीडी हुआ तो कम हो गया, डेटर था हम लोगों का 2,00,000, लेस करो पीबीडीडी 10,000, तो फिर कितना बचेगा 190। अच्छा, और कैश बैंक वो अकाउंट से देखो, इसके बाद कैश बैंक 3,10,000। अच्छा, अब सब ऐड कर लो, और कुछ नहीं है, बस कैश बैंक में। टेन कैपिटल 3,00,000, 6,00,000। कैपिटल के बाद राम का लोन लिख देते हैं, राम्स लोन अकाउंट 2,10,000। और क्या आएगा देख लेते हैं, राम राहुल, अच्छा सन्ड्री क्रेडिटर था, इसमें चेंजेस था तो फिर वो, हाँ राइट ऑफ वर्क, सन्ड्री क्रेडिटर 2,00,000 लेस रिटर्न ऑफ 10,000, 190, 6, 7, 8, 9, और ये हो गया 10,00,000। ये 10,00,000 बन गया, हो गया। तो देखो हम लोग का ये जो है रिटायरमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब डेथ जो है पार्टनरशिप का वो स्टार्ट करेंगे, देखिए। तो डेथ में क्या क्या पॉइंट हमें पढ़ना पड़ेगा, पहले देखो। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसे क्या क्या मिलेगा, बोल सकते हो? कैपिटल मिलेगा, गुडविल मिलेगा, सभी मिलेगा, जो रिटायरिंग पार्टनर को मिलता है वो सारी चीज मिलेंगे, बस लेने वाला इंसान कौन होगा? हाँ, डेथ ऑफ पार्टनर, क्योंकि जो चला गया वो कैसे आएगा लेने के लिए। रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कैसे बटेगा? ओल्ड पीएसए। और क्या मिलेगा? अच्छा हाँ, यहाँ पर भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जेल फी का,
ट्रीटमेंट ऑफ JLP एंड सेपरेट लाइफ पॉलिसी, वो हम बता देंगे क्या होता है सेपरेट लाइफ पॉलिसी। सेपरेट लाइफ पॉलिसी का मतलब अगर जॉइंटली नहीं लेके अलग अलग लेते, उसका ट्रीटमेंट हम बता देंगे, क्या रूल्स हमें फॉलो करना है। अच्छा, इसके बाद और क्या मिलेगा, रिजर्व, किसी तरीके का रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सब मिलेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, गुडविल, प्रॉफिट और लॉस जो भी हो, और शेयर ऑफ गुडविल, सब कैसे मिलेगा, इन ओल्ड पीएस। और एक चीज मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, बताते हैं क्या होता है। और 5th नंबर में लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू डेट ऑफ डेथ, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू डेट ऑफ डेथ। देखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस जो आएगा वो तुम लोग को पता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाओगे, कैसे कैलकुलेट करोगे। JLP का ट्रीटमेंट हम लोगों ने जो सीखा है रिटायरमेंट के लिए सेम वही होगा, नाम थोड़ा इसमें अलग मिलेगा, हम बता देंगे। प्रीमियम मेथड ऐसे बोला जाता है लेकिन सेम चीज है, जब करोगे समझ में आ जाएगा, जो सीखा है वही काम आ जाएगा। सेपरेट लाइफ पॉलिसी जो है हम बता देंगे उसमें कैसे ट्रीटमेंट करना है। रिजर्व मिलेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये देखो 4th 5th पॉइंट अगर तुम लोग को थोड़ा सा अलग दिखेगा, बोला है शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, मतलब मान लो कोई ईयर चल रहा है 1 जन से लेके 31 दिसंबर तक, अब किसी का डेथ हो गया मान लो 25 अगस्त, ठीक है, अब उसको यहां से यहां तक तो उन्होंने काम किया है, तो यहां से यहां तक का प्रॉफिट उनको मिलेगा अप टू डेट ऑफ डेथ। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोविजन में था कि पार्टनर लोगों को मिलना चाहिए, और ड्यूरिंग द ईयर डेथ हो जाता है, तो जितने दिन तक वो जिंदा थे तब तक, मतलब ईयर स्टार्टिंग से लेके, क्योंकि इसके पहले वाला तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन वो तो कर ही लोगे। लेकिन इस पे एक सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन 37 पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो तुम लोग को पता करना पड़ेगा इसके ऊपर, ये इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर छोटा छोटा क्वेश्चन भी कभी कभार दे देता है, तो लिखो ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 37 of Indian Partnership Act 1932, इसमें जो रूल्स बताया गया है वही हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम रूल्स लिखवा रहे फिर एक क्वेश्चन से समझाते। पहला पॉइंट, आउटगोइंग पार्टनर हैज, आउटगोइंग पार्टनर हैज ऑप्शन टू रिसीव इंटरेस्ट at the rate of 6% per annum on his share of property of the firm, और उसके बाद यहां लिखना है और share of profit made since he ceased to be partner as may be attributable to the use of his share of property। फिर नीचे लिखना है विच एवर इज हायर, ये दोनों में से विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर,
ये समझ में आएगा, ये तो थोड़ा लॉ के लैंग्वेज में लिखवाया है मैंने, जैसे दिया हुआ है प्रोविजन में। अब एक एग्जांपल से हम समझाते हैं कि क्या एक्चुअली कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल लिखेंगे इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो ABC are in partnership with equal ratio. With equal ratio. Full stop. C died on 31st of October 2019. The capital of the partners after all adjustment to 50,000, 75,000, 1,20,000. A and B continue to carry on the business without settling without setting या settling जो भी लिखना है setting लिख दो, without setting the account of C. The account of C. Find final payment to C's legal representative या फिर जिसको एग्जीक्यूटर बोलते हैं on 1st of Feb 2020. The profit made during the period of 3 months amount to rupees 28,000. अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले बोला है देखो एबीसी 3 पार्टनर था, हम ड्रॉ करके समझा देते पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, एबीसी 3 पार्टनर था, इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहा था। सी का डेथ हो गया 31 अक्टूबर 2019। तो मुझे एक चीज बताओ, ये कौन सा ईयर था जिस मतलब जब सी का डेथ हुआ, ये कौन सा ईयर चल रहा था इनका? हाँ, फाइनेंशियल ईयर बताओ कौन सा चल रहा था? 31 अक्टूबर 19 का अगर डेथ हो गया, 1st April 19 to 31st March 20. 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 20 तक का ईयर था। अच्छा, अब यहाँ पर 3 पार्टनर कितने दिन थे? अप टू 31 अक्टूबर तक 2019, क्योंकि यहाँ पर सी का क्या हो गया है? डेथ। ये सी मर गया। ठीक है, सीज डेथ, और ए बी सी यहां तक था। अच्छा, हाँ, यहाँ तक एबीसी था और यहाँ पर आके सी का डेथ हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ देखो, सी का डेथ हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर
नेक्स्ट क्या बोला है पढ़ो। ABC are in partnership with equal ratio. C died on 31st October. The capital of the partner after all adjustment. हाँ, इस बात का मतलब बताओ। बोल रहा है कि after all adjustment 50, 75, 1,20,000 मतलब जो, हाँ ये पूरा एडजस्टमेंट का मतलब हो गया। जैसे देखो रिटायरमेंट में जब ये कैपिटल अकाउंट बना था, इसमें बताओ कौन सा कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है? ये वाला, ठीक है। भले ही हम लोगों ने ये बता दिया था उस हिसाब से निकाला है, लेकिन नहीं बताता तो बैलेंस करके निकालते ना। फिर भी ये क्या है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा कैपिटल इतना होना चाहिए। तो इसमें सी का भी इन्होंने निकाल लिया है। तो वो हम लोग तो राम का भी निकाले थे, लेकिन उसमें कुछ पेमेंट किया कुछ नहीं किया, तो इसीलिए वो लोन में चला गया, कुछ अमाउंट पे हो गया। अगर डेथ हो जाता है तो उसके बाद बोल रहा है कि तीनों का कैपिटल एडजस्ट करने के बाद पता चला कि इतना इतना हो रहा है, ठीक है, इतना इतना कैपिटल हो रहा है। अब ए एंड बी बोल रहा है कि हम लोग बिजनेस को आगे करेंगे, ठीक है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने सी का अकाउंट को सेटल नहीं किया। सी को कितना दे देना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि फाइनल पेमेंट टू सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने 1 फेब को किया। अच्छा, तो पहले उनको देना चाहिए था 1,20,000। कब देना चाहिए था? इस डेट को, ठीक है। लेकिन इन्होंने वो नहीं देके कब दिया है? 1 फेब को। तो यहाँ पर हम दूसरा एक डेट लगा लेते हैं, 1 फेब यहाँ पर आ जाएगा। 1 फेब 2020 को इन्होंने क्या किया? पेमेंट किया है, पेमेंट टू सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यही बोला है क्वेश्चन में, ठीक है, लिखने में टाइम लगा बट क्वेश्चन में यही बोला। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि यहां से यहां तक तो 3 पार्टनर थे, यहां से यहां कितने पार्टनर हुए फिर? 2। कौन कौन? ए और बी। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो, क्या सी के डेथ पे सी का 1,20,000 उससे मिल नहीं जाना चाहिए था? ठीक है, अच्छा नहीं दिया वो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं दिया तो हमें सेक्शन 37 कुछ बोला है, ठीक है। अब ये क्यों बना था सेक्शन, हम बताते, देखो अगर ये नहीं दिया और लोन भी नहीं बनाया, ठीक है, लोन बनाने से तो इंटरेस्ट वगैरह मिल जाता। अगर पेमेंट नहीं किया फिर बिजनेस कंटिन्यू किया, अच्छा कितने दिन कंटिन्यू किया इस सिचुएशन में बोलो तो? अक्टूबर खत्म, नवंबर, दिसंबर, जैन, कितना? 3 मंथ्स। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जैन, 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स इन्होंने कंटिन्यू किया। क्या उसमें उन्होंने सी का पैसा यूज किया? यहाँ 3 मंथ्स का जो बिजनेस उन्होंने बनाया, क्या उसमें सी का पैसा यूज किया? हाँ, लेकिन यूज किया है, अच्छा है, तो उसके बदले कुछ देना भी तो चाहिए। फिर अब इतने दिन बाद भी अगर बोलेगा हम 1,20,000 देंगे तो ये तो गलत बात है। इसीलिए क्या बनाया गया है? सेक्शन 37। अब देखो क्या बोला है, आउटगोइंग पार्टनर मतलब जिसका डेथ हो गया हैज ऑप्शन टू रिसीव इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो बोलो फर्म पे सी का प्रॉपर्टी कितना है? 1,20,000 जो उसको मिलना चाहिए था। अब अगर नहीं दे रहे तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो आगे बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो 6% करके इंटरेस्ट बोलो फिर कितना होगा? पहले पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट करो कि इंटरेस्ट ऑन प्रॉपर्टी ऑफ सी कितना हो जाएगा। कितना? 7,000। 3 मंथ्स का। तुम लोग कितने टाइम पूरा 6% लगा रहे हो? पूरे साल भर का लगा दे रहे हो। साल भर का थोड़ी ना लगेगा, जितना दिन यूज किया इंटरेस्ट, जैसे लोन का होता है ना, जितने दिन का लोन उतना इंटरेस्ट देंगे ना। हाँ, 1800। 6% क्या है? पर एनम है, मुझे निकालना है कितना? जितना होगा। 3 मंथ्स तो एग्जाम्पल है, मतलब उसका पैसा नहीं देके उसके पैसे को लेके जितना दिन बिजनेस करेंगे उतने के ऊपर 6% देना पड़ेगा। तो हाँ, 1,20,000 इंटू 6% इंटू 3/12, तो ये हम लोग का हो गया 1,800। लेकिन ये सेक्शन यहाँ पर खत्म नहीं होता है, इसके बाद और एक चीज भी बताया गया है इस सेक्शन में। ये फाइनल आंसर नहीं है, फिर और देके और एक ऑप्शन दिया है, उसको भी चेक करना है। फिर दोनों में जो हायर अमाउंट होगा वही देना पड़ेगा। तो और वाला ऑप्शन हमें क्या बोला है देखते हैं। बोला है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट मेड सिंस ही सीज टू बी पार्टनर, मतलब सी जब से, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग सी जब से पार्टनरशिप में बंद हो गया, बोल रहे हैं कि शेयर ऑफ प्रॉफिट मेड, तब तक जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट बनाया गया था एज मे बी एट्रीब्यूटेबल टू द यूज ऑफ शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, सीधा बात इतना है, यहां से यहां सी का प्रॉपर्टी को यूज करके जितना प्रॉफिट बना है वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है।
तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन में मैंने डेटा दिया है, देखो प्रॉफिट में ड्यूरिंग द 3 मंथ्स अमाउंट टू कितना लिखा है मैंने 28,000। तो यहां से यहाँ ए बी ने कितना प्रॉफिट बनाया है 28,000। अब इसमें सी को क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने सी का पैसा नहीं दिया, सी का कैपिटल यूज किया था, प्रॉपर्टी यूज किया था। अब तुम लोग को ये निकालना है कि इस प्रॉफिट में सी का हिस्सा कितना है। कैसे निकालोगे? 28,000 पे लगाने से नहीं निकलेगा, हमें ये निकालना है, सिर्फ प्रॉफिट पे शेयर नहीं निकालना है, हमें ये निकालना है कि 1,20,000 लगा के कितना प्रॉफिट, मतलब 20। Proportionate. हाँ हाँ प्रोपोर्शन 28,000 में 1,20,000 का कंट्रीब्यूशन कितना है? समझ में आया मेरा बात कि 1,20,000 का कंट्रीब्यूशन कितना है 28,000 में? ये तुम लोग को निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम हिंट्स देते हैं, जो वो कैपिटल दिया हुआ है उसका यूज कर सकते हैं। तो ये 28,000 कैसे कमाया होगा? कितना कितना कैपिटल लगा के कमाया? सिर्फ 1,20,000 की? सिर्फ सी का कैपिटल थोड़ी ना लगाया होगा, सभी ने अपना अपना कैपिटल तो सभी का पड़ा होगा। हम total combined capital. 2,45,000। वही तो बोल रहे, प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। देखो प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स 28,000, ये कैसे बना है? बाय यूजिंग कैपिटल, क्योंकि हमें कैपिटल के हिसाब से प्रोपोर्शनेट करना है। बाय यूजिंग कैपिटल, किसका किसका कैपिटल यूज हुआ है? ए बी एंड सी। और ए का कितना था कैसे पता करोगे? दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ऑल, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ए बी सी इज कैपिटल। अच्छा तो देखो वहां क्वेश्चन में मैंने दे रखा है, ए का कितना था 50, बी का कितना था 75 और सी का कितना था? तो टोटल 2,45,000। टोटल इतना कैपिटल लगा के कितना प्रॉफिट हुआ फिर 28,000। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड कर दो। 2,45,000 लगा के अगर हमें 28,000 प्रॉफिट कमाया है तो इसमें 1 रुपीज लगा के कितना कमाया, डिवाइडेड बाई 2,45,000। और क्या निकालोगे? फिर सी के हिसाब से निकालो। हाँ 1,20,000 लगा के फिर कितना निकला होगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि सी के कैपिटल से कितना प्रॉफिट बना था। देखो कितना आता है, पॉइंट वन में आएगा शायद। हाँ 13,714, सिर्फ इतना ही लिख देते हैं 13,714। ठीक है। अच्छा अब ये दोनों में से जो हायर अमाउंट है वही मिल जाता है डिजीज पार्टनर को। तो देखो ये पहला वाला कितना आया 1,800, दूसरा वाला कितना आया 13,714। तो फिर सी को कितना मिलेगा? हाँ तो फिर यहाँ पर ऑप्शन टू जो है, जो ऑप्शन टू है वो बेनिफिशियल, क्योंकि जो हायर है वही मिलेगा। फॉर सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो फिर उसको क्या किया जाएगा? सेक्शन के हिसाब से 13,714 दे दिया जाएगा। अगर वो ज्यादा आता तो वो मिल जाता। समझ में आया? सेक्शन 37 को हमें कैसे ट्रीट करना है? तो दोनों चीज चेक करना है। एक तो ये चेक करना है कि पैसा नहीं देके उन्होंने कितने दिन उस पैसे का यूटिलाइजेशन किया। तो 3 मंथ्स, तो उसके हिसाब से 6% फिक्स्ड इंटरेस्ट बता रखा है सेक्शन ने, उस पे कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग जो भी टाइम होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, जैसे यहाँ पर 3 मंथ्स का। और एक क्या निकालना है, जितना कैपिटल का, मतलब सभी का कैपिटल लेके देखना पड़ेगा उस 3 मंथ्स में उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न कर लिया, उसमें जो डिजीज पार्टनर है उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन से कितना प्रॉफिट बना, तो वो तो उसका हिस्सा होना चाहिए था। तो उसको कितना मिल जाएगा 13,714। अब ये दोनों में क्योंकि ये हायर है तो हम लोग ये पे करेंगे, अगर ये हायर होता तो वो मिल जाता, इसीलिए लिखा हुआ है देखो विच एवर इज हायर। तो इसका कोई जरूरत नहीं रटने का, हमें अकाउंट्स में थोड़ी ना लॉ लिखना है, लेकिन ये एग्जाम्पल कभी भी देखोगे तो समझ जाओगे कि इसका एप्लीकेशन क्या होगा। अब ये वाला पॉइंट हो गया सेक्शन 37। और ये जो मैंने स्टार लगाया था शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, इसका हेडिंग करो, ये कैसे कैलकुलेशन होगा वो बताते। लिखो कैलकुलेशन ऑफ
calculation of profit up to date of death of partner. अच्छा, यहाँ पर हम लोग दो दो तरह से कैलकुलेट करेंगे। दो रूल्स दिया गया है, एक है टाइम बेसिस। इसका मतलब क्या है, लिखो। टाइम बेसिस का मतलब है इट इज एज्यूम्ड दैट प्रॉफिट, इट इज एज्यूम्ड दैट प्रॉफिट हैज बीन अर्न uniformly throughout the year. ठीक है, तो इसमें टाइम बेसिस में हमें ये एजम्पशन लेना पड़ेगा कि हर मतलब पूरे साल भर प्रॉफिट एक जैसा ही था। मान लो पूरे साल का प्रॉफिट था 1,20,000, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि हर मंथ कितना करके था, 10,000। ठीक है, हो या ना हो ये मान के चलना पड़ेगा। अब दिखाएंगे इसमें क्वेश्चन कैसे होगा। और एक लिखो टर्नओवर और सेल्स बेसिस, टर्नओवर और सेल्स बेसिस। अच्छा, इसका मतलब क्या बताया गया है, लिखो। We should take profit and total sales of last year then the profit up to the date of death, up to the date of death is estimated on the basis of last year, on the basis of last year sales। फिर फुल स्टॉप देके प्रॉफिट इज टू बी अर्न यूनिफॉर्मली एट द सेम रेट। प्रॉफिट इज टू बी अर्न यूनिफॉर्मली at the same rate, at the same rate। ये भी समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। लिखो एग्जांपल, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। लिखो अरुण, तरुण एंड नेहा आर partners with PSR 3:1, 3:2:1. Neha dies on 31st of May 2020. Sales for, फिर फुल स्टॉप दे दो, फिर लिखो सेल्स फॉर 2019-20 amount to 4 lakh and profit on sales is 60,000. Account closed on 31st December, 31st March लिखो, 31st March every year। Sales from 1/4/20 मतलब 2020 से लेके 31st of May 2020 is 1 lakh।
देखो इसमें क्या बोला है कि अरुण, तरुण और नेहा 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। नेहा का डेथ हुआ है 31 मई 2024, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ईयर फिर चल रहा होगा बता सकते हैं? मतलब 31 मार्च को खत्म हो रहा है, हाँ, तो स्टार्टिंग कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 20 या 19 होगा ना, ये मई है, अप्रैल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 31 यहाँ लिखते हैं पहले। 31 कितना हो जाएगा? 2020। तो यहाँ पर ये, हाँ मई है, तो पहले की हो जाए अप्रैल में, हाँ 20 to 21 होगा, हाँ सही बात है, 20 to 21 ही होगा ये वाला, हाँ ठीक है। तो डेथ कहाँ पर होगा फिर? यहाँ पर 2020, ये ठीक है ना, मार्च के बाद ही तो आएगा अप्रैल में, हाँ यहाँ पर डेथ होगा, सही बोलो, यहाँ पर डेथ हुआ है, ठीक है, नेहा का, ठीक है, ये नेहा। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है सेल्स फॉर 1920, ठीक है, ये बना लिया हम लोगों ने, सेल्स बोला है 1920 का, यहाँ पर बता दिया कितना बोला है, देखो 4 लाख। और कुछ बताया है तो उसको लिख लेंगे, देखो 4 लाख बोला है, एंड प्रॉफिट 60,000, प्रॉफिट बोला है 60,000। तो ये देखो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और सेल हमें गिवन है, ठीक है। अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, सेल्स फ्रॉम 1/4/20 से लेके 31 मई 2020, मतलब कहाँ तक का सेल बोला है? यहां से लेके यहाँ तक का, यहाँ तक का सेल्स हमें बता दिया है क्वेश्चन में, कितना? 1 लाख। अच्छा, तो हमें कैलकुलेट करके क्या देना है? कैलकुलेट करके ये देना है कि नेहा का पहले साल का प्रॉफिट तो उसको मिल गया होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर पूरा करने के पहले ही उनका डेथ हो गया है, ठीक है। तो फिर उनका प्रॉफिट का हिस्सा उन्हें कहां से कहां तक का मिलेगा? यहां से लेके यहां तक का मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को हम लोग कैसे पे कर सकते हैं? तो उसके लिए देखो हम लोग को 2 रूल्स बताए, एक बोला है टाइम बेसिस और एक बोला है हम लोगों का, हाँ, तो टाइम बेसिस पहले पढ़ के देखते हैं क्या बोला है। टाइम बेसिस में बोला है कि इट इज एज्यूम्ड, ये एजम्पशन ले लो कि प्रॉफिट जो है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर हुआ है। मतलब इस यहाँ पर सेल कितना हुआ है हम लोग का? 1 लाख, और प्रॉफिट यहाँ पर कितना हुआ है? 60,000। अच्छा, तो बोला है थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्म होगा, मतलब यहाँ भी जैसा हुआ है, यहाँ जैसे हम लोग का कितना हुआ है 60,000, ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, तो 60,000 फॉर फुल ईयर है, तो यूनिफॉर्म होगा तो हर साल कितना करके है, सॉरी हर साल बोल रहे हैं, हर मंथ, हाँ 5,000, और हर साल कितना हो जाएगा फिर? 60 ही मानेंगे, यही बोला है देखो। इट इज एज्यूम दैट प्रॉफिट हैज बीन अर्नड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो इसके बाद ये 60 है, तो नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ये मानेंगे क्या होगा? 60 होगा। तो नेक्स्ट ईयर भी अगर 60 होगा तो मुझे, वो तो 12 मंथ्स का है, लेकिन मुझे कितने मंथ का लेना पड़ेगा? 3 हो रहा है कि मार्च के बाद अप्रैल में 2 मंथ्स हो रहा है, देखो कितना हो रहा है? 2 मंथ्स। तो मुझे 2 मंथ्स का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो अगर हम लोग टाइम बेसिस पे करते हैं तो उस तरीके से करोगे, करो टाइम बेसिस। टाइम बेसिस पे हम लोग ये मानेंगे पहले जितना प्रॉफिट कमाया गया था अभी भी उतना ही प्रॉफिट कमाने वाले थे, तो वो तो पूरे 12 महीने का था, मुझे कितने मंथ का चाहिए? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 मंथ्स, ये वेरी कर सकता है, ठीक है। फिर हम लोग का कितना आ जाएगा? 10,000, ठीक है, ये 10,000। लेकिन यही क्वेश्चन अगर हमें दूसरे बेसिस पे करने बोले, इसमें लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है कि उसमें ज्यादा हुआ उसमें कम हुआ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो उसमें ऑप्शन था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, इसमें या तो टाइम बेसिस पे हमें कैलकुलेट करने बोलेगा या फिर हम लोग को बोलेगा टर्नओवर या सेल्स, ठीक है। कोई भी एक ही बेसिस पे हमें कैलकुलेट करने पड़ेगा। और अगर कोई छोटा क्वेश्चन रहेगा तो हो सकता है कि क्वेश्चन देके दोनों बेसिस पे दिखाने बोले, इस बेसिस पे करोगे तो क्या होगा, उस बेसिस पे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि दोनों निकाल के हायर वगैरह कैलकुलेट करना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये कोई लॉ के अकॉर्डिंग नहीं, ये एक रूल्स बताए, वो लॉ है तो उसमें प्रोविजंस है वो वाला। अब यहाँ पर कैसे बोला है, अगर टर्नओवर या सेल्स बेसिस, वी शुड टेक प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स ऑफ लास्ट ईयर। देखो हमें गिवन है लास्ट ईयर का टोटल सेल्स और प्रॉफिट, प्रॉफिट तो अभी भी लिया 60,000 और सेल कितना था? 4 लाख।
अच्छा फिर क्या बोला है, अब बोल रहा है देन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज एस्टिमेटेड। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ को हम लोग एस्टिमेट करेंगे, मतलब कहां से कहां तक का प्रॉफिट एस्टिमेट करेंगे बोलो तो, यहां से यहां तक का प्रॉफिट हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है। यही तो बोला है पॉइंट में, देख लो यहां से यहां तक का प्रॉफिट एस्टिमेट करना है। अब एस्टिमेट करने का बेस क्या है, लास्ट ईयर का सेल्स, ठीक है, लास्ट ईयर का सेल्स। अब प्रॉफिट इज टू बी अर्नड यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ सेम रेट, प्रॉफिट का रेट सेम लेना है, रेट का मतलब परसेंटेज, ठीक है, रेट का मतलब परसेंटेज, स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने देखा था ये वाला बात। तो परसेंटेज निकालना है, बोलो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या निकलता है, सेल वाला प्रॉफिट का परसेंटेज को क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स किया कुछ दिन पहले जिन्होंने बोला Profit on sales. प्रॉफिट ऑन सेल्स, हाँ उसका नाम क्या है, Plus ट्रेडिंग में, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग में लिखते नहीं हो ग्रॉस प्रॉफिट, तो कैसे निकालते हो, sales minus जीपी बाय सेल्स इनटू 100, तभी तो निकलता है, रेशियो निकालना है ना, मतलब रेट निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करने बोला है, बोला है कि अप टू डेट ऑफ डेथ का हमें एस्टिमेट करना है, लेकिन बेसिस क्या लेना है, लास्ट ईयर का सेल। तो लास्ट ईयर का सेल कितना था 4 लाख, प्रॉफिट कितना था 60,000, मुझे रेट के बेसिस पे एस्टिमेट करने बोला है। तो लास्ट ईयर का रेट कितना रहा होगा, मतलब जीपी रेशियो निकालो। पहले यहाँ पर लिखो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब 1920 का, ठीक है। तो निकालो परसेंटेज ऑफ जीपी, क्योंकि सेल पे जो प्रॉफिट होता है उसका नाम जीपी होता है, जो तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालोगे वो ऊपर जाएगा और उसका बेस नीचे आएगा, तो ये सेल का प्रॉफिट है। तो जीपी कितना आया था लास्ट ईयर में 60,000, सेल कितना आया था 4 लाख इंटू 100, देखो कितना होता है 15%. 15%, ठीक है। अब ये रेट बोल रहा है यूनिफॉर्म, देखो अब पॉइंट पढ़ो समझ में आ जाएगा। बोला है कि प्रॉफिट इज टू बी अर्नड यूनिफॉर्मली एट द सेम रेट, मतलब प्रीवियस ईयर जितना परसेंट प्रॉफिट कमाए थे ये मान के चलो कि इस साल भी उतना ही परसेंट प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो, फिर इस साल का प्रॉफिट कितना होगा, मतलब इस साल का पूरा तो नहीं होगा, प्रॉफिट ऑन सेल्स फ्रॉम कहां से कहां तक बोलो, डेट बोलो 1/4/20 से लेके First May 20. हाँ 31 मई 20 तक का, यहाँ तक का मुझे प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट ऑन सेल्स फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक। अच्छा तो इस पीरियड में प्रॉफिट कितना रहा होगा, कैसे निकालोगे, 1 लाख सेल था, उस पे 15%, क्योंकि हमें प्रीवियस वाला ही लेना है, तो कितना आ जाएगा, ये टोटल प्रॉफिट हुआ कि नेहा का शेयर हुआ, टोटल प्रॉफिट। इसमें मुझे क्या निकालना है, नेहा का शेयर, नेहा शेयर कितना हो जाएगा 15,000 इंटू, देखो रेशियो बताया था मैंने 1/6, हाँ देखो कितना हो जाएगा, कितना होगा 2500, 2500, ये हो जाएगा नेहा का शेयर ऑफ। समझ में आया कैसे होगा, लेकिन ये कोई ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, ये हमारा कोई भी एक मेथड से हमें क्वेश्चन के अंदर बोलेगा, या फिर दोनों मेथड से बोलेगा तो दोनों मेथड से निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है कि इसमें देखो इसमें कितना आया था 10, इसमें कितना आया 2500, तो ऐसा नहीं है कि ये होगा ये नहीं होगा, ऐसा कोई इसमें ऑप्शंस नहीं है। तो टाइम बेसिस पे क्या करना है, सिंपल हम लोगों को क्या चीज को यूनिफॉर्म मानना है, Previous year प्रॉफिट, rate. कि अगर पिछले साल इतना प्रॉफिट था इस साल भी इतना प्रॉफिट होगा, ये लेकिन हम लोगों ने टोटल निकाला, इसमें नेहा का शेयर नहीं निकाला, निकालो इसमें नेहा, Profit is the percentage to total uniform mark. হ্যাঁ ওটা নিচে পেতে আর উপরে পার্সেন্টেজ না, উপরে অ্যামাউন্টটা 10,000 इंटू 1/6, यहाँ नेहा का शेयर नहीं निकालना था, देखो कितना होता है 1667, और इसमें 2500 आया, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ज्यादा या कम, ठीक है, जैसा हमें बोलेगा क्वेश्चन में वैसा हमें कर लेना। अच्छा अब वो एक सेपरेट लाइफ पॉलिसी का भी था ना पॉइंट, वो लिख लो, छोटा सा है, इफ सेपरेट लाइफ पॉलिसी
policy is taken, then the legal representative of deceased partner will get, क्या मिलेगा? तो रूल्स कुछ ऐसा है, अगर सेपरेट लाइफ पॉलिसी लिया गया है, सेपरेट लाइफ पॉलिसी का मतलब बता देते हैं। देखो, सेपरेट लाइफ पॉलिसी का मतलब ये हो जाएगा कि सबके नाम में अलग अलग पॉलिसी होगा, लेकिन प्रीमियम फर्म से ही पे होगा, एक जगह से ही पे हो रहा है, लेकिन ज्वाइंटली लाइफ पॉलिसी नहीं लेके सबका अलग अलग लाइफ पॉलिसी लिया गया है। तो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर, टोटल पॉलिसी वैल्यू of his or her own plus surrender value of other into PSR। मतलब जिसका शेयर मिलेगा, जिसको शेयर मिल रहा है, किसको मिलेगा? जिसका डेथ हो जाएगा। तो टोटल पॉलिसी वैल्यू ऑफ हिज और ओन, हिज और हर जो भी होगा, ठीक है, उसका टोटल पॉलिसी वैल्यू जो है वो मिलेगा। क्योंकि देखो, डेथ होने से तो पॉलिसी वैल्यू मिलेगा ही ना, सेपरेट लाइफ पॉलिसी है। जैसे नेहा का डेथ हो गया, तो नेहा के ऊपर अगर कोई पॉलिसी वैल्यू बना हुआ था तो उसका पूरा पैसा मिलेगा, प्लस सरेंडर वैल्यू ऑफ अदर्स जो भी होगा ऑन दैट सिचुएशन, वो देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो अपना पॉलिसी बंद कर रहे हैं, रूल्स बोल रहे हैं कि सरेंडर वैल्यू ऑफ अदर। क्यों ऐसा हो रहा है बता सकते हो? क्यों, क्या लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा होगा? ठीक है, ये जिसका डेथ होगा वो तो अपना पॉलिसी वैल्यू लेके जाएगा ही जाएगा, लेकिन दूसरे का सरेंडर वैल्यू का हिस्सा भी क्यों मिलेगा, बोल सकते हो? क्या लगता है क्यों मिलेगा? देखो, अभी मैंने तुम लोग को हिंट्स दिया था, दूसरे का सरेंडर वैल्यू का हिस्सा क्यों मिलेगा? दूसरे का सरेंडर वैल्यू ऑन दैट मोमेंट जो भी बना है, क्योंकि प्रीमियम तो सभी का फर्म से जा रहा है, फर्म में पैसा कहाँ से आता है? सभी के मेहनत से आता है। तो इसको अपना शेयर सिर्फ मिलने से कैसे होगा? अब इनका सरेंडर वैल्यू ऑन दैट मोमेंट, इसीलिए रूल्स क्या लाया गया कि सरेंडर वैल्यू ऑन दैट मोमेंट जितना होगा उसका हिस्सा भी इसको मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, उसका हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देते, तुम लोग मुझे करके बताओ आंसर क्या होगा, ये लास्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। ठीक है, और पीएसआर है 1:2, 2:2, पॉलिसी वैल्यू है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, सरेंडर वैल्यू 5, 10 और 20, 5,000, 10,000 और 20,000। ए इज डाइट। ठीक है, अब बोलो, ए को ये लिख देते सेपरेट लाइफ पॉलिसी। वो वैसे भी स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है, लिखे या ना लिखे। ठीक है, ये सेपरेट लाइफ पॉलिसी, वो स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है। तो फाइंड आउट एज शेयर। $6,000. 66,000, 66,000। देखो, ए को क्या मिलेगा? ए का डेथ हो गया तो उसको उसका पॉलिसी वैल्यू नहीं मिलेगा, मिलेगा।
और सरेंडर वैल्यू, क्योंकि बाकी सबका तो सेपरेट लाइफ पॉलिसी है, तो अगर सबका सेपरेट लाइफ पॉलिसी है, थोड़ी ना 4 लाख और 5 लाख इंश्योरेंस कंपनी भी देगा। इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी नहीं देगा सिवाय 3 लाख के। लेकिन ये लोग अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं 3 लाख प्लस इनका जो सरेंडर वैल्यू चल रहा है ऑन दैट मोमेंट, बाकी जो दो पार्टनर जो है जिनका डेथ नहीं हुआ है 1/5 ए का शेयर, तो कितना हो जाएगा 60 और 6,000। और एक चीज भी तुम लोगों ने ध्यान से देखा कि 3 लाख पूरा ये ले जा पा रहा है नहीं, क्यों? बाकी लोगों का भी तो वहां कंट्रीब्यूशन है, तो ए का जो एग्जीक्यूटर होगा या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो पूरा पैसा नहीं लेके जा सकता है। 3 लाख में सबका हिस्सेदारी है, तो 3 लाख अमाउंट जो है उसको उसमें से ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा और सी को भी मिलेगा। और फिर ए बोल रहा है ठीक है मेरा हिस्सेदारी सबको ही ले रहा है, तो फिर इस मोमेंट पे जितना भी सरेंडर वैल्यू हो रहा है उसमें भी मेरा क्या होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए। बात बराबर हो गया, ठीक है। इस वजह से ये रूल्स लिया गया। अब इस पे एक एंट्री होता है वो बता देते। तो सबसे पहले जब पैसा रिसीव होगा बोलो क्या एंट्री होगा? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेपरेट लाइफ पॉलिसी, टू सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। कितना लिखोगे बोलो तो? इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग चलो 3 लाख लिखो। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ऐसे होगा सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ DECEA डिजीज पार्टनर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख। फिर यहाँ पर आ जाएगा सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, मतलब यहाँ पर ये ए का बात हो रहा है। ऑफ रिमेनिंग पार्टनर मतलब किसका नाम होगा? बी और सी। उनका कौन सा वैल्यू लोगे? सरेंडर वैल्यू। कितना हो रहा है इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग से? दोनों मिला के 30,000। टू एग्जीक्यूटर्स, टू एग्जीक्यूटर्स मतलब ए का एग्जीक्यूटर्स का बात हो रहा है। ए के एग्जीक्यूटर को कितना मिलेगा? अभी जो तुम लोगों ने निकाला कितना मिलेगा? 66,000 इतना मिलेगा। और बाकी पैसा बाकी दो पार्टनर में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब उसमें यहां पर इस क्वेश्चन में दो पार्टनर जाएगा, टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। कितना अमाउंट जाएगा बोलो? रिमेनिंग जो भी वैल्यू बचेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा बोलो? दोनों का अलग अलग একসাথে হচ্ছে 2,64,000। देखो कैसे निकला? 3 लाख और 30,000 इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसमें से 66,000 एग्जीक्यूटर को मिलेगा, एज एग्जीक्यूटर को, ठीक है। एज एग्जीक्यूटर्स को मिलेगा उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, और बाकी बचा हुआ बी और सी को मिलेगा। तो बाकी बचा कितना? टोटल अमाउंट जो बन रहा था टोटल कितना बना? इतना। इसमें से इतना एक को चला गया, बाकी जो भी बचेगा वो बी और सी को चला जाएगा। और उसको कैसे बांटोगे तुम लोग? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 2,64,000 तो बैलेंस करने से आ रहा है, और बी सी का अगर अलग अलग दिखाओगे तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से दिखा दोगे, ठीक है। दिखाना पड़ेगा जब अगर एंट्री पूछेगा। तो कितना आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लगा? अच्छा, 1,32,000 दोनों का आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शायद बराबर था, 1:2:2। समझ में आ गया? अब तब लिखोगे टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, ऐसे लिखना है। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन का जितना ए को मिल गया वो तो तुम लोग निकालोगे ही कैलकुलेशन करके। बाकी अमाउंट देखोगे जितना बच रहा है वो कैसे चला जाएगा? बाकी पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चला। यहाँ कोई गेनिंग सैक्रिफाइसिंग वाला बात नहीं होगा, कुछ भी निकालने का जरूरत नहीं होगा कि गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। फिर हासिल Bye, ma'am.